हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज एवोपोरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना इसके नेचर में होते हैं। काफी सारे फिनोमेना तो हम इसके डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में। और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कैसे एवोपोरेशन से कूलिंग होता है, ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ जाएंगी एंड तक इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को, ओके। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा और अगला चैप्टर का जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एवोपोरेशन बेसिकली होता क्या है। तो आपने देखा होगा, जैसे ही आप छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालते हो तो विद इन 2 to 3 आवर्स अगर अच्छे से धूप पड़ती है, अच्छे से वो सन के सामने मतलब एक्सपोज अच्छे से होते हैं, तो हम देखते हैं विद इन 2 to 3 आवर 4 आवर क्या हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं, पहला क्वेश्चन है ना। दूसरा आपने देखा होगा, जैसे ही आप कूलर ऑन करते हो, कूलर है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसीज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कूलर। तो जैसे ही आप अपने डेजर्ट कूलर स्टार्ट करते हो, आपके रूम में ठंडी लगने लग जाती है, आपको ठंडी हवा लगती है, रूम में ठंडक हो जाती है। फिर हमने देखा है कि हमारा जो मटका होता है, मटका है ना, जिसमें हम पानी पीते हैं, तो वो जो मटके में जब हम पानी रखते हैं तो मटके में ऐसा क्या है, कौन सा एसी और कौन सा फ्रिज मटके में आपका फिट है, जिसकी वजह से आपको पानी ठंडा पीते टाइम ठंडा लगता है। मटके का पानी कैसे ठंडा लगता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इनका आंसर इन सब का एक ही है, ठीक है। तो वो एक आंसर को हम जान लेंगे और हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली, व्हाट इज एवापोरेशन। तो एवापोरेशन एक्चुअल में है क्या। देखो, एवापोरेशन में क्या होता है, जो भी आपका लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इज नोन एज एवापोरेशन। बट हमें अभी तक जो भी हमें एवापोरेशन बोलता है, हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर स्टेट इज नोन एज एवापोरेशन। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एवापोरेशन, क्योंकि अगर ये एवापोरेशन है तो बॉइलिंग भी एवापोरेशन हुआ। क्योंकि बॉइलिंग में भी क्या हो रहा है, बॉइलिंग में भी हम लिक्विड को बॉइल कर रहे हैं और हमारा पानी बॉइल होकर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है, वेपराइज होने लग जाता है ना। बट एक्चुअल में ये दोनों डेफिनेशंस अलग अलग है। तो एवापोरेशन बेसिकली क्या है, देखो, हाँ, एवापोरेशन में आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बिलो या बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब घूम सा गया होगा दिमाग, है ना, तोते से उड़ गए होंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लिक्विड गैस में तभी कन्वर्ट होगा जब हम 100 डिग्री सेल्सियस, या हमने पढ़ा है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का, जिसके बाद वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं कि लिक्विड आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले। तो ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट हाँ, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो देख लेते हैं, वो सारे रीजन हमें पता लग जाएंगे वीडियो में कि क्यों ऐसा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही आपका जो वाटर है या जो भी लिक्विड है आपका वो एवोपरेट हुआ है ना। यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लिक्विड्स की बात हो रही है। काफी सारे लिक्विड होते हैं जो एवोपराइज हो जाते हैं, जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें पता लगेंगी इस वीडियो में। तो एवोपरेशन की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो आपके 9th क्लास में भी लिखी हुई है। सो व्हाट इज एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या है, एवोपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ changing liquid into its vapor or into vapor form, into vapors form। ये तो हो गई वो डेफिनेशन जो हमें याद है, बट एक्चुअल में ये डेफिनेशन नहीं है। into vapors form before its boiling point। तो क्लियर है, क्या होता है एवापोरेशन, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले, ठीक है। तो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ही जाके लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है।
यही हमने बचपन से पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पे तो अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो एक्चुअल में एक बार ये कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो क्या किया मैंने, ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में पानी भरा। अब हमें मालूम है जो लिक्विड होता है या जो वाटर होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसके पार्टिकल्स को बना लिया। अब अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं, बीच वाले पार्टिकल की बात करूं, इस वाले पार्टिकल को देखो, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये, यानी हम ये देख रहे हैं ये जो बीच वाला पार्टिकल है, ये आसपास के सारे पार्टिकल्स ने इसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। यानी इस बीच वाले पार्टिकल्स में ये सारे आसपास के पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से ये वाले पार्टिकल को अगर मैं सरफेस वाले पार्टिकल के साथ कंपेयर करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस वाले पार्टिकल का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस वाले पार्टिकल के देखो ऊपर भी इतने सारे पार्टिकल है, नीचे भी है, साइड में भी है। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं जो सरफेस पे है, सरफेस में जो पार्टिकल है उसके नीचे सारे पार्टिकल है, ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो गया, कम। क्योंकि ऊपर तो कोई है ही नहीं ना इसको अट्रैक्ट करने के लिए। वहीं इसकी मैं बात करूं तो इसको आसपास से सभी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और सरफेस वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम। अब सपोज ये हमारे सूरज मामा, मामा नहीं, चंदा मामा है ना, चंदा मामा होते हैं, नहीं, चंदा मामा और सूरज चाचा ले लेते हैं, ठीक है। मेन तो साइंस लगाने से मतलब है। सूरज चाचा ले लिया हमने, तो सूरज चाचा क्या करते हैं, सूरज चाचा ये अपनी, उन्होंने क्या किया, ये पावर छोड़ी उन्होंने। ये जो पावर होती है, इस पावर में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हीट एनर्जी। तो इनके पावर के साथ क्या आई, हीट एनर्जी। जैसे हीट एनर्जी आई और इस वाले पार्टिकल में पड़ी, हीट एनर्जी क्या करती है, हीट एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है। क्यों? जैसे वो हीट एनर्जी लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आते ही अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। वाइब्रेट करने की वजह से उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं, इस वाले पार्टिकल या जितने भी पार्टिकल्स हैं सरफेस वाले, उन सब पे अगर हीट पड़ती है तो ये सारे पार्टिकल क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लग जाएंगे। वाइब्रेट करने से ये क्या करेंगे, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के क्या करेंगे, यहां से ये जगह छोड़ के निकल जाएंगे और क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे। अब ऐसा सिर्फ इन्हीं पार्टिकल्स के साथ क्यों हुआ, हीट तो पूरे इसको गर्म करेगी, यस, हीट गर्म इन सबको करेगी, बट क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा है, ये लोग अपनी जगह को नहीं छोड़ सकते। इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सरफेस वालों का क्या था, सरफेस वालों का कम था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने हीट एनर्जी ली, काइनेटिक एनर्जी इनमें बड़ी एक्साइटेड स्टेट में आके, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, ये अपनी जगह को छोड़ के हवा में चले गए या गैस में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे ये वाले चले जाएंगे, ये वाले सरफेस पे आ जाएंगे, ये प्रोसेस होगी, फिर ये प्रोसेस होगी, ऐसे करके धीरे 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 करके सारे एवोपरेट हो जाएंगे। जो कि हम देखते हैं, बारिश होती है, गड्ढों में पानी भर जाता है, 1 से 2 दिन में पानी सूख जाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बाल्टी भर भर के गड्ढों में से ले गया पानी अपने घर पे, ऐसा तो नहीं होता है ना, एवोपरेट ही होता है वो। तो ये पूरा फिनोमेना है, क्लियर हुआ। तो इस फिनोमेना की वजह से या ये कॉन्सेप्ट की वजह से आपका क्या होता है, एवोपरेशन होता है, क्लियर हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग वाला फिनोमेना एक बार चेक कर लेते हैं। बॉइलिंग फिनोमेना क्या होता है, देखो ये मैंने सरफेस बना ली और ये पूरे में मैंने पानी भर लिया। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी चीज को बॉइल करना होता है, वाटर को या किसी को, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। ये हमने क्या किया, हीट सप्लाई की। जैसे ही हमने हीट सप्लाई की, यहां पे सिर्फ सरफेस के ऊपर वाले पार्टिकल हीट ले रहे थे, बाकी भी ले रहे थे, बट बाकियों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा था, तो सिर्फ ऊपर वाले उड़े। तो ये वाला जो फिनोमेना है एवापोरेशन वाला, ये जो एवापोरेशन वाला फिनोमेना है, ये क्या है, ये सरफेस फिनोमेना है, याद रखना। इसीलिए हम एवापोरेशन को सरफेस फिनोमेना कहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें, ये बल्क फिनोमेना है,
बल्क फिनोमेना, यानी ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स में लगता है। अब क्या होगा, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कल उस दिन हमने पिछले वाले वीडियो में हमने, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देखना, जिसमें मैंने लेटेंट हीट वाला समझा है। तो उसमें हमने देखा था हीट एनर्जी हम देते जाते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिकल्स यहाँ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अपना जगह नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे जब हम हीट देते हैं तो हीट इन सारे पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और धीरे 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 ये सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। जो पार्टिकल लाइट हो जाएगा, लाइट होने की वजह से वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर से जो भारी वाला पार्टिकल होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जगह खाली हो गई, ये पूरी जगह खाली हो गई, यहाँ वाला पार्टिकल ये वाली जगह ले लेगा, ये सारे पार्टिकल यहाँ खिसक के आएंगे, और यहाँ से ये सारे पार्टिकल, क्योंकि वेट ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनको अपनी तरफ नीचे खींचेगा, तो यहाँ से सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरा सर्कल इस तरीके से चलता रहता है, चलता रहता है, और आपके सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाते हैं, धीरे 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 करके हीट हो जाते हैं। तो ये पूरा फिनोमेना है, इसको बोलते हैं बल्क फिनोमेना, ये पूरे बल्क में हो रहा है, ये सिंपल सरफेस पे चल रहा था। सो दिस इज एवोपोरेशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या एवोपोरेशन होता है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, 4-5 पॉइंट है छोटे छोटे से, वो आपको समझना है, याद अपने आप हो जाते हैं। क्लियर है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं एवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कौन से फैक्टर हैं जो एवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला विंड, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा सनलाइट या टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, चौथा ह्यूमिडिटी, यहां पे सनलाइट या टेम्परेचर दे सकते हैं। सो दीज आर द 4 फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ एवोपोरेशन। रेट ऑफ एवोपोरेशन मतलब कौन कितना जल्दी एवोपोरेट होगा, कौन धीरे एवोपोरेट होगा, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ एवोपोरेशन। ठीक है, रेट जब भी वर्ड है ना, पढ़ाया ना मैंने फिजिक्स में, जब भी रेट वर्ड आएगा तो हम टाइम के साथ कंपैरिजन करते हैं। विंड, अच्छा आपने देखा होगा गर्मियों में हवा भी चलती है मोस्टली, है ना, तो हवा भी चल रही है, सनलाइट, सनलाइट को अभी गोली मारो, ठीक है, अभी सिर्फ हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। हवा में भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं, हवा में भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं काफी अच्छे से। ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, गीले कपड़े पहन के अगर आप बाइक चलाते हो, अगर बिलो 18 हो तो चलाना ही नहीं, बिलो 18 बिलो 21 जो भी, अगर नहीं आती तो मत चलाना, बट अगर जो भी चलाता है तो एक बार ट्राई करके देखना, गीले कपड़े पहनना या गीली शर्ट पहनना, और गीली शर्ट पहन के आप बाइक राइड करना, विद इन 15 to 20 मिनट आपकी जो शर्ट है वो सूख जाएगी। यस, विद इन 15 to 20 मिनट। पानी कहां गया, तो पानी एवोपरेट हो गया, है ना, आपका जो पानी है वो एवोपरेट हो गया। क्लियर है, तो जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतना ज्यादा आपका एवोपरेशन बढ़ेगा। यानी अगर हम इसको सिंबल फॉर्म में लिख ले तो एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड। जितना ज्यादा विंड उतनी ज्यादा एवोपरेशन, जितनी कम विंड उतना कम एवोपरेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बारिश के टाइम पे छत पे तो कपड़े सूखते नहीं है क्योंकि बारिश ही होती रहती है ना, या सपोज बारिश आ गई या कुछ भी है, हमें मालूम है हमने छत पे कपड़े डाले हैं अपने, बारिश आ सकती है, रात का टाइम है ना, अब बारिश आएगी तो पता तो लगेगा नहीं, हम लोग तो सो रहे होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं अपने कपड़ों को, अगर आपके घरों में कूलर्स वगैरह होंगे, फैन वगैरह होंगे, तो हम क्या करते हैं फैन चला के या कूलर चला के उसके सामने अपने कपड़े डाल देते हैं, तो क्या देखते हैं कपड़े तब भी सूख जाते हैं। कहां गया पानी, तो आंसर है पानी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड आपका जो एवोपोरेशन है वो बढ़ रहा है। क्लियर हुआ, तो एवोपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड। सेकंड, सरफेस एरिया। चलो फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, ये चलो मेरे को कपड़ा मिल गया, मुझे क्या करना है, मुझे इस कपड़े को, सपोज ये कपड़ा गीला है, ये मेरी सपोज कर लेते हैं टॉवल है, हालांकि इतना बड़ा टॉवल रुमाल लग रहा है, नहीं 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 नहीं, ये रुमाल से भी बड़ा है, ना तो ये रुमाल है ना तो ये टॉवल, आई डोंट नो क्या है, बट जो भी है, सपोज अगर ये गीला है, मुझे इसको सुखाना है, मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे किया और ऐसे करके छत पे रख के आ गया और वेट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से वेट कर रहा हूं कि ये सूखेगा, कि ये सूखेगा, ये सूखेगा। कोई सेंस लग रहा है इसमें कि ये सूखेगा, नहीं ना, सूखेगा ही नहीं,
मुझे इसको सुखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सुखाने के लिए इसका सरफेस एरिया इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा और इस तरीके से मुझे इसको टांगना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या कर रहा हूं मैं, एवापोरेशन बढ़ाने के लिए कि मेरा जो पानी था उसमें, जो टॉवेल थी उसमें पानी था, वो पानी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर उड़ जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं अपने सरफेस एरिया को बढ़ा रहा हूं। हम जब भी कपड़े टांगने चाहते हैं छत पे, ऐसे ही नहीं टांग देते हैं फोल्ड करे करे और टांग दिए, नहीं, हम उसको पहले स्प्रेड करते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सॉसर वाला। चाय देखा होगा, चाय पुराने जमाने में लोगों को आदत होती थी इस तरीके से प्लेट में चाय पीने की, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। आपका जो भी चाय का कप होता है और जो वो प्लेट होती है ना, आपने क्या किया, चाय कप में थी तो कप में उसको एवोपरेट होने में टाइम लगेगा, उसके अंदर की हीट को निकलने में टाइम लगेगा। आपने क्या किया, आपने उसको प्लेट में डाला, प्लेट में डालने से क्या हो गया, वो जल्दी से ठंडी हो गई। ठीक है, जल्दी से क्या होगी, ठंडी, क्योंकि हमने उसके एवोपोरेशन सॉरी, हाँ, मैंने उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसकी हीट बिल्कुल, यहाँ पे हालांकि मैं हीट का एग्जांपल ले रहा हूं, क्लियर है, बट इसको समझो, थोड़ा दिमाग में लगाओ, है ना। देखो, जितना ज्यादा आप एग्जांपल्स अपने माइंड में रखोगे ना, जितने ज्यादा एग्जांपल्स से आप डेली लाइफ के एग्जांपल से समझोगे, उतनी फिजिक्स और केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट है वो आपका ईजी होगा। तो आपको किसी ना किसी एग्जाम्पल से समझना है, क्लियर है। तो यहां भी आप समझ सकते हो, मैंने क्या कर दिया, चाय को प्लेट में डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, उसमें से हीट जल्दी जल्दी निकल गई। हालांकि ये हीट वाला था, क्लियर है, बट ऐसे ही आप एवोपोरेशन वाला भी समझ सकते हो। मैंने बताया ना भी, कपड़े वाला, आपको कपड़े में से पानी को एवोपोरेट करवाना है तो आपको उसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड, दैट इज सरफेस एरिया। तो यहां भी हमें क्या समझ में आ रहा है, आपका जो एवोपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया के। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सनलाइट। सनलाइट को हम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, है ना, टेम्परेचर या हीट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब देखो क्या होगा, हमें मालूम है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है ना, पढ़ा है ना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, बॉइलिंग, बॉइलिंग बोलते हैं जिसको। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना यार, पानी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, भाप में, तो आपको हीट तो देनी ही पड़ेगी, है ना, क्लियर है। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा आपका वाटर क्या होगा, एवोपरेट होगा, उतना ज्यादा वाटर आपका वेपोराइज होगा, क्लियर है। तो यहां भी हम क्या देख सकते हैं, एवोपोरेशन जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। अब देखो ह्यूमिडिटी से क्या होता है, सपोज करो, सपोज आप नहाते हो, नहाते तो सभी होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब भी हम नहा के आते हैं, टॉवेल से अपनी बॉडी को साफ करते हैं, तो टॉवेल क्या करती है, टॉवेल आपके बॉडी का जितना भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहां से थोड़ा सा फर्जी एग्जांपल देंगे हम, ठीक है, फर्जी एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। आपकी टॉवेल ऑलरेडी गीली है, यानी आपके टॉवेल में ऑलरेडी पानी है, ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो क्या वो आपकी बॉडी को पूरा सुखा पाएगी? आंसर है नहीं। अगर ड्राई टॉवेल, यानी टॉवेल अगर अपनी ड्राई स्टेट में है, तो वो आपके बॉडी का 100% पानी एब्जॉर्ब करके आपको पूरा सुखा देती है। बट उसमें ऑलरेडी आपकी टॉवेल के लिए ऑलरेडी उसमें 10 से 20% पानी है, तो क्या वो आपके बॉडी का 100% पानी लेगी? आंसर है नहीं। कितना लेगी? 80% ही तो लेगी। सिमिलरली यही हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। अगर आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो जो भी आप कपड़ा सुखाने जा रहे हो या जो भी आप एवोपोरेट कराना चाहते हो, तो उसका जो पानी एब्जॉर्ब होगा वो 100% तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी 10 से 20% क्या है? मॉइस्चर है। तो कितना परसेंट एब्जॉर्ब होगा? जो भी रिमेनिंग बचता है 70% हो जाएगा एब्जॉर्ब, 80%, 60%, 40%, है ना, कुछ भी हो सकता है एब्जॉर्ब। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपके नेचर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है तो आपका एवोपोरेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, या बोलेंगे एवोपोरेशन कम होगा, जो कि हम देखते हैं सर्दियों में। देख लें, सर्दियों में रात में ओस गिरती है, यानी मॉइस्चर रहता है। गर्मियों में नहीं, बारिश के मौसम में अगर हम देखें, बारिश के मौसम में ऑलरेडी मॉइस्चर रहता ही रहता है, बारिश होती रहती है, पूरे टाइम मॉइस्चर रहता है। तो इन कंडीशन में हम अपने कपड़े कहाँ सुखाते हैं? हम अपने कपड़े कूलर के सामने या अपने रूम में
रस्सी टांग के, है ना, ये सारी एक्टिविटी हम सब करते हैं। तो इन सब तरीकों से हम अपने कपड़े सुखाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर जाएंगे, छत पे जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, खुले एटमॉस्फेयर में, तो वो तो ऑलरेडी पानी का कंटेंट उसमें है, तो आपके कपड़े का पानी कहां जाएगा? नहीं जा पाएगा। आया समझ में? तो ह्यूमिडिटी क्या करती है? ह्यूमिडिटी एवापोरेशन को डिक्रीज करती है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। तो ये हुए आपके वो चार फैक्टर, जिन चार फैक्टर पे आपका एवापोरेशन डिपेंड करता है। ये वो चार फैक्टर हैं जो आपके एवापोरेशन को क्या करते हैं? अफेक्ट। विंड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। बहुत इजी है, देखो फर्जी एग्जांपल से जितना समझोगे उतना आपका हर एक सब्जेक्ट इजी होगा। ठीक है, हर एक चीज का पढ़ने का तरीका ना अलग अलग होता है। चीजों को क्या करो, चीजों को एग्जांपल्स वाइज याद रखो, तो आपके कॉन्सेप्ट इजी होते जाएंगे, बहुत इजी होते जाएंगे। अब मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, जो भी हो, आप जो भी जैसे भी पढ़ते हो, ट्राई करो कि उनको किसी एग्जांपल्स के थ्रू याद किया जाए। वो एग्जांपल्स देखो कुछ भी हो सकते हैं, हाँ, बट थोड़े सेंसिबल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी एग्जांपल कहीं से भी उठा के बना दिए, है ना। क्लियर है? तो क्लियर हुआ आपका कैसे फैक्टर्स और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे कि मटके में पानी ठंडा क्यों होता है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में बोले थे। अब तो उनके आंसर्स जानने का टाइम आ गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज व्हाई एवापोरेशन कॉज कूलिंग। एवापोरेशन कूलिंग क्यों करता है? कूलर से ठंडी हवा क्यों आती है, या कूलर से कमरा ठंडा क्यों हो जाता है, ये सब बोले थे ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में। तो उनका रीजन जान लेते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई एवापोरेशन कॉज कूलिंग। एवापोरेशन से ठंडक कैसे होती है? देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो एवापोरेशन बेसिकली क्या है? एवापोरेशन मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और देखो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके, अगर एवापोरेशन आपके बॉइलिंग पॉइंट पे जाके हो रहा होगा, तो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, जो आपके पसीना निकलता है, अगर वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो स्किन जला देगा। भैया बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो आपका पसीना भाप बन के कब उड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो स्किन जल जाएगी आपकी, है ना। बट ऐसा नहीं होता है, एवापोरेशन तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही हो जाता है। क्लियर है? तो किस तरीके से कूलिंग करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी लिक्विड स्प्रिट करके एक लिक्विड आता है आपका, वो जैसे ही हाथ पे जाता है, या डीओ हो गया, ये सारे लिक्विड ऐसे होते हैं, जैसे ही हाथ पे जाते हैं गायब हो जाते हैं। हाथ पे या किसी भी बॉडी पार्ट पे जाते हैं गायब हो जाते हैं, और ठंडा ठंडा लगता है। तो उसका रीजन है, देखो याद रखना, कूलिंग किस तरीके से होती है? कूलिंग लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट हो सकती है? जब उसको हीट मिलेगी। तो आपका जो भी लिक्विड है वो सराउंडिंग से क्या ले लेता है? हीट को एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैंने डीओ से किया, फुस जैसे ही मैंने किया, तो मेरे बॉडी की हीट किसने ली? डीओ ने। जो भी डीओ के जो लिक्विड पार्टिकल्स थे, उन्होंने मेरे बॉडी से क्या लिया? हीट लिया। हीट करके क्या कर गए? वो एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जैसे ही वो उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गए या वेपराइज फॉर्म में चले गए, तो जिस पार्ट से मेरी हीट ली गई थी, वो पार्ट मुझे कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि जब भी हम कोई स्प्रिट वगैरह, डीओ वगैरह डालते हैं अपने हाथ में, तो क्यों ठंडा लगता है? उसका रीजन ये है, आपके हाथ से वो लिक्विड क्या ले जाता है? हीट लेके एवोपराइज हो जाता है। और क्योंकि आपके उस पार्ट की हीट ले गया है, तो वो पार्ट आपको कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। उसके थोड़ी देर बाद वहां पे ब्लड का फ्लो बन जाता है, वो फिर से गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ठंडा लगेगा। ठीक है। दूसरा, कूलर से कैसे कूलिंग होती है? उसका भी सेम रीजन है। आपने कूलर चलाया, कूलर से तभी ठंडक लगती है जब कूलर में पानी होगा। ये तो क्लियर है ना? पानी चलाना पड़ता है कूलर में। कूलर में जैसे ही पानी चला, तो वो क्या करेगा? पानी बाहर होता है, आगे पंखा होता है, अंदर क्या चल रहा है? अंदर पानी सर्कुलेट हो रहा है, यानी कूलर के अंदर एक मॉइस्चर वाला माहौल क्रिएट हो गया, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। बाहर पंखा लगा है, ये पूरा मॉइस्चर बन गया, इस साइड पंखा लगा है। पंखा क्या करेगा? अंदर के मॉइस्चर को, कूलर के अंदर के मॉइस्चर को बाहर फेंकेगा। बाहर कौन होता है कूलर के? बाहर होता है रूम, आपका रूम। आपका रूम कैसा था? गर्म रूम था। तो अंदर, कूलर के अंदर का मॉइस्चर आपके रूम में आ गया, मॉइस्चर। अब वो मॉइस्चर जैसे ही रूम में आएगा, रूम ऑलरेडी क्या था आपका? रूम ऑलरेडी गर्म था, तो क्या करेगा?
आपका जो मॉइस्चर होगा या जो भी पानी होगा वो एटमॉस्फेयर यानी सराउंडिंग, तो कमरा क्या हो गया आपका सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट लेगा और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होके निकल जाएगा, बाहर निकल गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका जो एवापोरेशन है वो कूलिंग करता है। एक बार मटके का और देख लेते हैं। सपोज मैंने ये मटका बनाया, ठीक है। अब इस मटके से कैसे कूलिंग होती है, तो हमें मालूम है मटका किसका बनता है, मिट्टी का। मिट्टी कैसी होती है, पोरस। पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू आपका पानी रिस के कहां आ जाता है, मटके की आउटर वॉल्स पे आ जाता है। वो वॉल जो बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती है, वहां तक आ गया पानी आपका। अब इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, गर्म। ठीक है, तो गर्म होने की वजह से क्या होगा, बाहर जो इसके सरफेस पे जो लिक्विड आ गया है अंदर से पास होके, तो ये वाला जो लिक्विड है वो एटमॉस्फेयर से हीट लेगा और क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। और जैसे हीट लेके एवोपरेट हुआ तो ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला वो कैसा हो गया, कूल हो गया। तो अगर आपके बाहर मटके का बाहर वाला पार्ट कूल हो गया तो अंदर का पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे जहां पे हम देखते हैं कि एवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफी फर्जी फर्जी और काफी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू आपको कोशिश की है समझाने की। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जिन्होंने भी अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर का जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।